10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 की विज्ञान का जो आपके पेपर है वो 20 मार्च 2024 को होने वाला है। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जो 10 मॉडल पेपर का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके कम से कम जो 50 से 60 नंबर तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो आराम से कवर कर जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके 15 तो MCQ प्लस 7 आपके रिक्त स्थान प्लस आपके 10 वन लाइनर और प्लस आपके लगभग 20 नंबर के आपके चित्र। इन सभी की इस वीडियो में हम डायग्राम के माध्यम से और बाकी सभी अभ्यासद रिक्त स्थान और वन लाइनर के रूप में आपको चर्चा करेंगे, ताकि आप है जो इस वीडियो को देखकर ही 50 से 60 नंबर तो आप आराम से ले आएंगे। मुझे पता है कि इस वीडियो को अगर आप अभी 10 स्टूडेंट अभी देख रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 विद्यार्थी ही इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बाकी के 8 विद्यार्थी भी यहाँ से गायब होने वाले हैं, क्योंकि उनको चाहिए अभी का जो 20 तारीख को आएगा वो वाला रियल पेपर। वो रियल पेपर आपको 20 मार्च 2024 कितने बजे मिलेगा? वो रियल पेपर आपको 20 मार्च 2024 को 8:30 पर वो वाला पेपर आपको रियल पेपर मिलेगा। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको वो रियल पेपर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, ताकि आपका जो रियल पेपर आएगा उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। जो मेहनत करेगा वही नंबर आपको जो अच्छे नंबर लेके आएगा। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं तो आप 80 में से आराम से 50-60 नंबर इस वीडियो के माध्यम से ही प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इतनी हम शानदार इसमें तैयारी करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ 8 से 10 विद्यार्थी तो अभी भी इस वीडियो को जो स्किप कर चुके होंगे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आगे तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो 50 MCQ क्वेश्चन का मैंने आपके टेस्ट बना रखा है, वो आपने दे दिया होगा। नहीं दिया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेस्ट का, वहाँ पर क्लिक करके वो टेस्ट दे देना। तो आज हम इस वीडियो में आपकी जो 10 मॉडल पेपर है उनका रिवीजन करने वाले हैं। आपके परीक्षा के समय जो रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही शानदार तैयारी आपके होने वाली है। ये वाला पेपर आपके बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं, फिर आपके आगे के जो बाकी के 9 मॉडल पेपर है उनको भी देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वाल्व। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तंत्रिकाक्ष पर। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो सोचना है, संतुलन बनाना है, हृदय का स्पंदन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। RRYY झिल्ली संरचना का बाह्य लक्षण होगा, तो हम इसमें देखेंगे एक तो आपके RR राउंड है, YY ये आपकी येलो है, तो गोल और पीला। R से राउंड है, गोल हो जाएगा, Y से येलो पीला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपतन कोण का मान होता है, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। एक आपके परावर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। जो अभिलंब के साथ आपतित किरण कोण बनाती है उसको आपतन कोण I कहते हैं। जो अभिलंब के साथ परावर्तित किरण बनाती कोण उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यह आपके परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न आपके ये कि बाह्य आघात से आँख की सुरक्षा कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्वेत पटल। श्वेत पटल जो होता है वो आँख की बाह्य आघात से रक्षा करने का कार्य करता है। अच्छा, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? कमेंट करके बताना, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है यदि एक विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 वोल्ट। जब 1 कूलाम 1 जूल है तो इसका उत्तर आपके 1 वोल्ट हो जाएगा। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो, चालक तार की लंबाई पे तो निर्भर करता है और अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल भी करता है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है संक्षारण। लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ जाती है उसको संक्षारण कहते हैं। और चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है उसको भी संक्षारण कहते हैं। और तांबे के ऊपर जो हरे रंग की परत चढ़ती है उसको भी हम संक्षारण ही कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरी रंग को जो परत चढ़ जाती है उसको संक्षारण कहते हैं। और उसको बचाने के लिए उसके ऊपर जो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिसको हम गैल्वेनीकरण या सदलेपन कहते हैं। अगला प्रश्न ये CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है और ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम
एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट। यहाँ से यहाँ से हटकर इसके साथ में आ जाएगा तो CH3COO हो जाएगा। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, CH3COO। आपके ये वाला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में छप सकता है। धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? तो वो धनायन का निर्माण करती हैं। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो ये ओजोन का प्रतीक है O3। इसको आपको याद रखना है, ये ऑक्सीजन का अपर रूप है, जबकि आपको सल्फर का याद रखना S8 है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। पुष्प में नर जनन बाग का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पुंकेसर। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो ये नर्म लोहे का बनाया जाता है। आप इन सभी 15 क्वेश्चन के उत्तर एक साथ इस प्रकार से टेबल बना के दे सकते हैं, या फिर एक ही पेज पे इन सभी के उत्तर आपको लिख लेना है। जो भी इसका सही आंसर है वो आप पे लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं आपके 7 रिक्त स्थान। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो उसको एमिलेज कहते हैं, ये इसको टाइलिन भी कहा जाता है। देखो, टाइलिन भी एक लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है और एमिलेज भी लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। प्रकृति में सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है फ्लोरीन। मादा में अंडाशय की कितनी जोड़ी होती है? तो एक जोड़ी होती है। नल के जल का pH मान कितना होता है? तो 6.5 से लगा के 8.5 के बीच में होता है। अच्छा, जो आशुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और इसका जो आशुद्ध जल का pH मान है वो कितना होता है? 7 होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? ये आप कमेंट करके बताना कि मानव के रक्त का जो pH मान है वो कितना होता है। एक पेट की अम्लता दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जिसका pH मान 10 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। आप हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? कमेंट करके बताना। हीरे का अपवर्तनांक कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न आपके आएगा हीरे वाला, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है ये आप बताना। वोल्ट मीटर को सदैव किस परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में, जिसका दूसरा नाम है समांतर क्रम। वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। इसके अलावा अमीटर जो होता है, अमीटर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके श्रेणी क्रम। अमीटर से क्या मापते हैं? तो इसको विद्युत धारा मापते हैं, और ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जबकि ये वोल्ट मीटर जो मापता है वो विभवांतर मापता है, और ये वोल्ट में मापता है। किसमें मापता है? ये वोल्ट में मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सभी हरे पौधे नीलहरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाते हैं? वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। इनको उत्पादक भी कहते हैं, इनको उत्पादक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दही में उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा आपको और क्या याद करना है? दही के अलावा आपको याद करना है कि इमली में कौन सा होता है? इमली में याद कर लेना, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। इसके अलावा टमाटर में याद कर लेना, टमाटर का भी पूछा जाएगा, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसके अलावा नेटल और चींटी के डंक में, नेटल व चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, जिसको फार्मिक एसिड भी कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल, इसका दूसरा नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है फार्मिक अम्ल, इसको फार्मिक एसिड भी कहा जाता है। नेटल का जो डंक होता है वहाँ पर मेथेनोइक जब ये टच कर लेता है, ये पौधा होता है नेटल, इसकी पत्ती जब हम इसके पत्ती के ऊपर बाल होते हैं और वो बाल अगर हम टच कर लेते हैं तो वो डंक की तरह आपको जो दर्द करने लगता है, जलन करने लगता है, क्योंकि वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। तो इस दर्द को दूर करने के लिए डाक के जो पौधे होते हैं, डाक पत्ते लगाए जाते हैं, उसको रगड़े जाते हैं वहाँ पे, और वो उसका जो दर्द है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। डाक पत्ता जो कि बहुत ही क्षारीय होता है और ये बहुत ही अम्लीय होता है। इसकी अम्लीयता को ये क्षारीयता दोनों मिला के उदासीन कर देते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित तत्वों के संयोजन से होने वाली द्विआधारी यौगिक का आपको सूत्र लिखना है। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो ये हो जाएगा आपका MgCl2। इसी प्रकार से सोडियम और क्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपके NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये इसका सूत्र होता है Na, सोडियम और Cl क्लोराइड। अगला प्रश्न है, हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? क्योंकि हीरे में कार्बन परमाणु सहसंयोजी आबंध से द्विआबंध होकर एक त्रिआयामी संरचना बनाते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इस कारण भी ये विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि इसका दोस्त और है, इसका भाई है आपके ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है
और ये इसकी जो अपने जो पेंसिल होती है लिखने वाली, जो भी आपके पास में पेंसिल हो, नटराज वाली हो, दूसरी हो, वो उस पेंसिल में जो लिखने वाला भाग होता है, लीड जो होती है उसकी, वो आपके इस ग्रेफाइट का ही बना होता है। और ग्रेफाइट विद्युत का सूच अलग होता है। कभी भी उसको टेस्टर मत बना लेना पेंसिल को, यानी कि दोनों तरफ से छील के, पेंसिल को दोनों तरफ से छील के और उसको उसमें टेस्ट मत कर लेना करंट का, ये चालक होता है, आप भी वहाँ से चिपके रह जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जबकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है 4। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और आपके उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो ये बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। इसी प्रकार से आपको अमीबा का भी याद रखना है। अमीबा में किस विधि से होता है? हाइड्रा में किस विधि से होता है? इन दोनों के आप जो अच्छे से याद कर लेना, इनके नाम और इनके उत्तर कमेंट करके बता देना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, r बराबर 2f होता है। या फोकस दूरी की बात करें तो वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मान लो वक्रता त्रिज्या है जो आपकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपके 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपके 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आपके 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र त्रिज्या से गुजरने वाला जो सीधी रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? तो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर जो दिक्सूचक जो होता है उसको रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं में संकेत करेगी, जैसा कि संभव नहीं है। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण में जो अपघटक होते हैं वो जलील कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और ये मृदा में चले जाते थे तथा पौधों द्वारा ये पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनको हम अपघटक कहते हैं। एक ये जो थर्मिट अभिक्रिया वाला प्रश्न है ये 2018 में 2019 में 2 बार आया हुआ है, तो हो सकता है आपके रिपीट हो जाए। इसको भी हम देख लेते हैं। यौगिक एक्स एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। तो आपके ये जो यौगिक एक्स है वो तो आपके फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ में करवाते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ में करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और ये जो फेरस है वो अलग निकल जाएगा। ये जो अभिक्रिया है इसको हम थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये? थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चित्र में आपको जो मादा जनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है। इसके अलावा आपको नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा उत्सर्जन, श्वसन और पाचन तीनों के जो आपके इसमें दे रखे हैं, मानव हृदय का जो आपके नामांकित चित्र दे रखा है उनको आप अच्छे से देख लेना। एक ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश की किरण तिरछे आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को दर्शाते हुए एक किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो ये अपवर्तन की घटना को आप किरण चित्र के द्वारा जो समझा सकते हैं। इसमें ये परावर्तक ये पृष्ठ होती है, ये विरल माध्यम होता है, ये सघन माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती हैं और परावर्तक पृष्ठ पर है जो अपने पथ से वो विचलित हो जाती हैं, यानी कि अब ये इसका जो रास्ता वो बदल जाएगा। अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, इसका जो पथ है वो इस अभिलंब के पास में आ जाएगा। पहले इधर जा रही थी लेकिन अब ये इधर मुड़ गई है। तो इस प्रकार का जो मुड़ना वो आपके अपवर्तन का उदाहरण है और ये वाला चित्र बनाकर आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये वाली खड़ी लाइन अभिलंब कहलाती है और ये जाने वाली किरण को अपवर्तन के बाद उसको अपवर्तित किरण कहा जाता है। ये आपके नियम है अपवर्तन के नियम, वो आपको याद करना है। एक तो वही नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा ये कि आपतन कोण की जा यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जा यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। तो स्नेल का नियम आप अच्छे से याद कर लेना। एक आपके ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमीबा में पोषण की विधि को सचित्र समझाइए। तो ये अमीबा का जो चित्र है उसको आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है, समझ लेना है और इसका जो पोषण है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है।
दूसरा मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं। आपके ये दूसरा मॉडल पेपर है और इसमें हम देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से आपके आंसर की रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके है कि मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो उसको केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? केशिका कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके, कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इंसुलिन नहीं, थायरोक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन ये भी नहीं होगा, साइटोकाइनिन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई संतान लड़का होगा तो उसकी लिंग सूत्र क्या कैसे होंगे? तो उसमें लड़का होगा तो एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। दोनों अगर एक्स एक्स है तो ये लड़की होगी। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? तो उसको फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे रखेंगे, यानी कि उसको 2f से रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा समंजन के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध R के किसी टुकड़े का 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर दिया जाता है। तो संयोजित तार का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा? वो आपके 5, ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपके 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन W से लिखते हैं इसको, टंगस्टन को, और ये टंगस्टन से बना होता है कि इसका जो गलनांक है वो काफ़ी उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? आपने पढ़ा हो किताब में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं पढ़ा हो तो भी एक बार किताब में देख लेना इसको और वहाँ से इसका उत्तर कमेंट करना, क्योंकि आपके पूछा जाएगा टंगस्टन वाला। मैग्नीशियम का वायु में जलना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। एथेन के संरचना सूत्र में C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो इसमें आपके 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो हीलियम आपके उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास है, बकरी है और मानव है, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? तो कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा यीस्ट किस में होता है? तो वो आपके होता है यीस्ट के द्वारा, मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? तो यीस्ट में होता है। नेक्स्ट आपके, और जो हाइड्रा होता है उसमें भी आपके मुकुलन के द्वारा ही होता है। विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य की खोज किसने की? तो ये ओरस्टेड ने की थी। दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाला, मानव का हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी के आकार का होता है, ये मुट्ठी के आकार का होता है। जो धातुएं सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उनको दान्विक या सोनोरस कहते हैं। दान्विक या सोनोरस कहा जाता है। जनन में होने वाली विभिन्नताएं जैव विविधता के आधार पर होती हैं। शुक्र जो ग्रह है उसका वायुमंडल किसका बना हुआ है? इसका वायुमंडल आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का बना हुआ है, जो कि मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है। तो लेंस की क्षमता को हम लिखते हैं P से, तो P बराबर 1/f होता है। ये इसको डायप्टर से लिखा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है उसके विपरीत में आपकी विद्युत धारा की दिशा होती है। जीवाणु और कवक मृत अवशेषों का करते हैं तो वो अपमार्जन करते हैं। नेक्स्ट आपके वन लाइनर है फिर आपके, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन S धनायन उत्पन्न होता है, जो कि विद्युत के प्रवाह में सहायक होता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो सोना है, प्लेटिनम है, लोहा है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो ये वाला जो चित्र आपको उसमें बना लेना है CO2 का। ये एक तो C है और इसके 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। क्रियात्मक समूह कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? तो ये ओन होता है और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं CO। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? सभी भागों की सूचना प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य होता है। आवर्त बीजी जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनका जननांग कहाँ पाया जाता है? उसका पुष्प में जननांग पाए जाते हैं। फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य अक्ष पर जो उसका ध्रुव होता है, लेंस का ध्रुव, प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती हैं?
तो किसी भी लेंस की दोनों फोकस दूरियाँ बराबर होती हैं जब है जो उसमें दोनों और जो एक समान माध्यम और वक्रता त्रिज्या की त्रिज्याएं समान हो। उनकी त्रिज्या अगर बराबर हो तो उनकी फोकस दूरियां भी समान होगी। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो जब विद्युतमय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है, इससे विद्युत का जो परिपथ में लघुपतन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो इसके बचने के लिए उसमें जो फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो के नाम बताना है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से बिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, यह आपके एक उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। एक प्रश्न आपके ये बनता है कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तत्व X को पहचानिए और काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। तो इसमें तत्व X जो है वो आपके कॉपर हो जाएगा और काले रंग का जो यौगिक है वो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड होगा, CuO हो जाएगा। ये ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो जिनमें जो ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीकारक का उदाहरण है। कार्बन के दो गुण लिखिए जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन की मात्रा विशाल संख्या में दिखाई देती है। तो एक तो ये श्रृंखलन, एक तो ये श्रृंखला बनाता है, दूसरा इसकी संयोजकता कितनी है? 4 संयोजकता है। अगला प्रश्न है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? यानी कि वाहन का जो साइड ग्लास होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण ही उसको में क्यों लगाते हैं, अवतल क्यों नहीं लगाते हैं? तो एक तो कारण है कि इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। इसमें जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। जबकि जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग ये दांत देखने में, सैलून में और गाड़ी की हेडलाइट में वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि इसमें जो छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसके अलावा जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि बाहर का और ये वक्रित होता है, तो बाहर के बहुत बड़े भाग को ये बहुत छोटा करके उसमें दर्पण में दिखाने का कार्य कर सकता है। ये वाला सवाल आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला पहले भी आया था कि वायु प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में दे रखी आपको चाल। तो कांच में आपको प्रकाश की चाल बतानी, क्योंकि ये वाला पानी का उदाहरण देखिए आपके पूछा था। तो ये कांच का दे देंगे अब की बार। तो कांच का अपर्तनांक कितना है? 1.50। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपर्तनांक होता क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें ज्ञात करना है इसमें कांच में, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हम इसकी अपर्तनांक इसमें भाग दे देंगे। तो 3 × 10⁸ में 1.50 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके परीक्षा के लिए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको चित्र के द्वारा समझाना है। तो ये देखो, इसको हम इस प्रकार से डायग्राम बना के बताएंगे कि ये तो है जनक, पिता, ठीक है, माता पिता तो हो जाएंगे जनक, और फिर इसमें से गुणसूत्र ये आपके XY और इसमें आपके XX। तो अगर इसमें हम X गुणसूत्र लेंगे इधर से, तो इधर से क्या लेंगे? इधर से लेंगे हम इसमें X। तो X गुणसूत्र X के साथ में मिलेगा तो XX बनेगा, जो कि क्या होगी? लड़की होगी। इधर से हम X गुणसूत्र Y गुणसूत्र लेते हैं, पिता से Y गुणसूत्र और माता से आता है X गुणसूत्र। तो ये क्या बनेगा? XY, जो क्या होगा? लड़का होगा। यानी कि लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। 50% हो जाएंगे, 50%। लड़के होने की प्रायिकता और लड़की होने की प्रायिकता कितनी होगी? 50%। पिता से X गुणसूत्र और माता से भी X गुणसूत्र, X हो जाएंगे तो वो लड़की होगी। पिता से Y गुणसूत्र और माता से X गुणसूत्र, XY होगा, जो कि क्या होगा? लड़का होगा। बस ये वाला डायग्राम आपको वहाँ पे बना देना है। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आपके ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मिलान करना है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बेकिंग सोडा ये आपके NHCO3 हो जाएगा, NHCO3 बेकिंग सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 ½ H2,
ये पीओपी में आधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये पहला भी पूछा हुआ सवाल है ये, कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैस एक्स और वाई निकलती हैं, और गैस एक्स फटफट की ध्वनि के साथ जलती हैं और वाई जल को कीटाणु मुक्त करने में उपयोगी होती हैं। तो गैस एक्स और गैस वाई का नाम बताइए। तो देखो, ये जो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है वो गैस कौन सी हो जाएगी, आपके हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। और ये क्लोरीन जो कि वाई जो है वो आपके क्लोरीन हो जाएगी, क्योंकि ये किसको मुक्त करने का कार्य करती हैं, ये आपके जल को साफ करने का कार्य करती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आपके Cl2। ये समीकरण कैसे बनेगी इसके, तो जलीय विलयन है ना ये, तो साधारण नमक हो जाएगा आपके NaCl, और इसमें आपको मिलाना है जल। तो जब NaCl और जल की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसमें दो गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन निकलेगी और एक क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ये वाली समीकरण पूरी होगी, और इसमें आपकी एक्स योगी की और ये वाला वाई योगी की। बन क्या रहा है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मॉडल पेपर नंबर 3 है आपका ये, इसका अबसद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके ये कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, इसी कारण मानव का रक्त वो लाल रंग का होता है। तो फिर आप बताना पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है। नेक्स्ट है, मटर के प्रतान के आधार पर या सहारे पर लिपट जाता है, ये किसका अच्छा उदाहरण है। तो मटर का जो पौधा है वो प्रतान पर या फिर सहारे के लिपट जाता है, क्योंकि इसमें जो स्पर्शानुवर्तन पाया जाता है, ये स्पर्श कर लेता है, ऐसे आपको याद कर लेना है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और हृदय के स्पंदन के लिए, तीनों ही से हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप क्या होगा, एक संकर संकरण की लक्षण पीढ़ी का जो प्रारूप है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 3:1। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है, 1.50, तो इसमें थोड़ा कम होगा। पानी का 1.33 होगा, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। हवा का 1.003 होता है, तो इसमें सबसे थोड़ा ज़्यादा होगा। और सबसे कम इसका अपवर्तनांक होता है निर्वात का, जो कि 1 होता है। इसमें प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है। ये इसका 1 है, 1.003, और इसमें 1.33, 1.50। हीरे में अपवर्तनांक आप पता होगा, हीरा का जो अपवर्तनांक वो कितना होता है, हीरा का होता है 2.42। ये दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ होता है, और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति में वयस्क के लिए सुदर्शन स्पर्श की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कम से कम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर दूर अपनी आंखों के सामने जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, तो आप है जो स्वस्थ होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 25 सेंटीमीटर। ये मीटर पे लगा लिया मैंने, गलत हो गया, ये 25 सेंटीमीटर आपके 100 ऑप्शन में दे रखा है। और अधिकतम कितने हैं, तो अधिकतम आपके अनंत है। कम से कम आपके 25 से लगाकर अनंत के बीच की जो आपके दृष्टि प्रकाश होती है। नेक्स्ट है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा IR²। ये निरूपित नहीं करता है, I²R होता है, ये VI होता है, V²/R होता है, लेकिन ये IR² नहीं होता है। देखो, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की जो दिशा है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है, प्लस से माइनस की ओर मानी जाती है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षय बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का अवक्षय प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें, सिल्वर क्लोराइड के अवक्षय प्राप्त होते हैं। देखो, अभिक्रिया करवाएंगे AgNO3, ये क्या बनेगा, AgNO3, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NaCl के साथ में। तो ये NO3 और Na ये तो साथ में हो जाएंगे, और Ag के साथ में कौन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, तो AgCl के श्वेत अवक्षय प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि एसीटोन, ये आपके CH3COCH3 होता है, इसका IUPAC नाम क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। एसीटोन का आपको रासायनिक नाम IUPAC नाम पता होना चाहिए। ये प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है ये, मेथ एथ प्रोप होता है। देखो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं मेथ एथ प्रोप होता है। तो प्रोप किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, ये ब में आ रहा है, प्रोपेनॉन।
सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो आपके मरकरी का अयस्क है। आपको बॉक्साइट के बारे में पता होना चाहिए कि बॉक्साइट किसका ये अयस्क है, तो ये आपके एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है आपके कौन सा मित्र व्यवहार आपके पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? तो बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, और कार्य समाप्त होने पर लाइट और पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल आना, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और नेटल के डंक में भी यही अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड ये नींबू और संतरा में पाया जाता है, नींबू और संतरा में। एसिटिक अम्ल ये आपके सिरका में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल ये आपके टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका ये कि पुष्प का स्त्री केसर के जो मध्य का भाग होता है, पुष्प के स्त्री केसर का मध्य भाग वो क्या कहलाता है? तो उसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्तिका कहा जाता है। तो भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो मध्य का जो आकर्षण बल है उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका अगर उसको आधा करेंगे जी 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके ये है कि घास खाने वाले शाकाहारी का जो सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपके हो जाएगा क्षुद्रांत। क्या होगा इसमें? लंबी क्षुद्रांत। जबकि जो मांसाहारी होती है उसमें छोटी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, तो उसमें आपके लंबी क्षुद्रांत लिखेंगे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा लंबी क्षुद्रांत, और मांसाहारी में आपके छोटी होती है। अगला प्रश्न है परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है 2n²। जनन की जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक उसको कहा जाता है। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वह कौन सी वर्षा कहलाती है? वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट है आपके निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो उसको कहते हैं हम अमीटर, जिससे विद्युत धारा मापते हैं, और विद्युत धारा मापने की इकाई है वो एम्पियर होती है। कौन सी होती है? ये एम्पियर होती है, और एम्पियर से में मापा जाता है, और इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। स्वपोषी और प्रकाश के निहित ऊर्जा का ग्रहण करने के, तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा में बदल देती हैं। स्वपोषी और जो होते हैं वो सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक पेड़ पौधे ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो ये आपकी ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है इसको। दूसरा नाम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्जन किससे कहते हैं? तो बर्जन का इंपॉर्टेंट है आपके कि सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया बर्जन कहलाती है। तो आप बताना निस्तापन किसको कहते हैं? बर्जन तो मैंने आपको बता दिया, बर्जन तो आपके सल्फाइड ऑक्साइड के लिए काम में लिया जाता है। तो ये निस्तापन किसके लिए काम में लिया जाता है? कमेंट करके बताना है। फुलरिन क्या है? तो फुलरिन कार्बन का अपरूप होता है, क्रिस्टलीय अपरूप, जो परमाणु जो जिसका आकार जो फुटबॉल के जैसा होता है, और इसको हम बकमिनिस्टर बक्कीबाल भी कहते हैं। C4H9OH में IUPAC नाम क्या होगा? तो देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा, इसमें 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट आ जाएगा, तो ये ब्यूटेनॉल। और ये OH लग रहा है, इसका मतलब ये ओल होगा, ये एथेनॉल, ठीक है, ये ओल है तो आपके ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या होगा ये? ब्यूटेनॉल। इसको हम लिखेंगे ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या होगा इसमें? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका नाम आपको याद करना है, जहाँ से श्वसन को नियंत्रित कर सकते हैं। स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्त्रियों में जो निषेचन होता है वो फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है ये? फेलोपियन नलिका में होता है। याद रखना इसका नाम, फेलोपियन नलिका में ये होता है, नलिका। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि मान लो प्रकाश की किरण आ रही है और इसके रास्ते में कोई एक छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश क्या होगा? सीधी रेखा में जाने के बजाय इसके किनारे से होकर मुड़ के निकल जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
तो प्रकाश के मार्ग में कोई छोटी वस्तु रख देते हैं अपारदर्शी, तो प्रकाश उस अपारदर्शी में सीधे गुजरने की बजाय उसके किनारों से मुड़कर निकल जाता है, इसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है? तो अपवर्तन का प्रथम नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसको हम अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है? देखो ये आपके परावर्तन का भी पहला नियम है, वहाँ पर अपवर्तन की जगह पे परावर्तन शब्द काम में लेना है। दूसरा नियम अपवर्तन का क्या होता है? आपतन कोण की जा, जिसको हम साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की जा, जिसको हम साइन आर कहते हैं, साइन आर कहते हैं। इनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, और ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? ये स्नेल का नियम कहलाता है। और इसमें परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में आपके आई बराबर आर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो बराबर होता है। अगला प्रश्न आपके कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट आपके जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके उत्पादक हो जाएगा, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा हो जाएगा आपके उपभोक्ता, जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उत्पादक पर निर्भर करते हैं। और तीसरा हो जाएगा आपके अपघटक। ये अपघटक जो होते हैं इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। ये अपघटक जो होते हैं इनको अब जो इस प्रकृति का क्या कहा जाता है? इनको सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाँ ये देख लेते हैं किसमें कितने परमाणु होते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे, ये वाला सवाल कर लेते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस के 2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, और ये क्षमता दे रखी है आपको माइनस के 2.0, यहाँ लिखेंगे माइनस के 2.0 बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2.0। जब 2 का भाग देंगे इसमें तो ये कितना आएगा? माइनस का 0.5 आ जाएगा। ये आपके किस में आएगा? ये आएगा आपके मीटर में, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो आपके मीटर में होती है। ये मीटर में है तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लेना। तो ये माइनस का इसको 100 से गुणा कर लेंगे तो आपके 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो माइनस में आ रहा है। फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है? अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अवतल लेंस है। और उत्तल लेंस होता तो यहाँ पे आपके क्या आता? प्लस आता। तो ये नंबर है इसके, माइनस में इसका मतलब अवतल लेंस है, और प्लस होता तो उत्तल लेंस होता। फिर आपकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार का जो अग्रदीप होता है उसकी हेडलाइट होती है, कार की गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? उसमें आपके अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। अवतल दर्पण ये गाड़ी की हेडलाइट में, इसके अलावा जो दंत चिकित्सा होते हैं वहाँ पे दंत चिकित्सा में, और जो सैलून होता है सैलून में भी ये अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा, ठीक है, दंत चिकित्सा में और सैलून में, और इसके अलावा टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च में बहुत सारे उपयोग है अवतल दर्पण के। और गाड़ी का पीछे का दृश्य देखना है तो साइड ग्लास जो होता है अपनी बाइक का, अपने मोटरसाइकिल का जो साइड में कांच लगा होता है वो कौन सा होता है? वो उत्तल लगा होता है। आपके घर में अगर ये लगा हुआ है कांच तो देखना ये थोड़ा बाहर की ओर मुड़ा हुआ होगा, या ट्रक के जो कांच होते हैं वो बाहर की ओर ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ये ऐसे वक्रित होते हैं। तो इसमें क्या है कि बाहर का जो पूरा चित्र इसमें आराम से देख सकते हैं। बड़ी वस्तु का फोटो इसमें छोटा दिखाई देता है, अवतल में छोटी चीज़ का जो फोटो है वो बड़ा दिखाई देता है। एक ये आपके चित्र बना लेना, इसका चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। किताब में से देख के इसका चित्र आपको अच्छे से बनाए। और किसका चित्र बनाना है? तो आपको मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है। अब देखते हैं हम अपना मॉडल पेपर नंबर 4। मॉडल पेपर नंबर 4 है और इसमें आपके अबसद वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडल पेपर 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको जो सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हृदय के किस कोष्ठ की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं और मजबूत होती हैं? तो किस प्रकोष्ठ की जो दीवारें वो मजबूत और मोटी होती हैं? तो ये बायां नीलय में होता है। मानव का जो रक्त है वो आपके 4 भाग में बटा होता है, जबकि मछली का जो होता है वो आपके 2 भागों में बटा होता है। मानव का जो हृदय है उसके 4 कोष्ठ होते हैं और मछली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और जो उभयधर्मी होते हैं उसमें। दूसरा प्रश्न आपके कि एड्रिनल हार्मोन के स्रावित होने वाली ग्रंथि का नाम बताना है। तो एड्रिनल हार्मोन जो स्रावित होता है वो
अग्न्याशय ग्रंथि, ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये आपकी एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित होता है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और अवटु से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। वर्सन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, इसको आपातकालीन या संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये आपकी जो संकट के समय में काम आने वाला हार्मोन होता है, उस समय आपके शरीर को संतुलित करने का कार्य करता है। मान लो आप किसी से झगड़ गए, लड़ा गए, ठीक है, झगड़ा कर दिया आपने, और उस समय आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस पर नियंत्रित करने का जो कार्य करेगा वो आपके यही हार्मोन करता है। पत्तियों का मुरझाना इसमें किसके प्रभाव में होता है? तो ये वृद्धि की संबंधक जो हार्मोन होता है वो पत्तियों का मुरझाने का उदाहरण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तीसरे में एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न फिर आपके चौथा है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। अच्छा, मटर का ही पौधा का उपयोग क्यों किया था? उसने कोई दूसरे पौधे का चयन क्यों नहीं किया था? तो इसका कारण है कि एक तो मटर के पौधे में जो 7 अलग अलग है जो लक्षण है जो उपस्थित होते हैं, पत्तियों का रंग है, फूलों का रंग है, पत्तियों बीज का आकार है, ऐसे। तो ये 7 अलग अलग प्रकार के जो इसमें लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसके अलावा ये 1 वर्षीय पौधा है, इसमें स्वपरागण आसानी से कर सकते हैं। स्वपरागण इसमें आपके आसानी से हो सकता है, और ये 1 वर्षीय पौधा है जिसमें इसकी कई पीढ़ियों का जो इसमें अध्ययन किया जा सकता है। अगर मान लो ये मटर की जगह पे मान लो ये बरगद का पेड़ ले लेता, तो हो सकता है कि मेंडल को ये जो आनुवंशिकता के नियम देने में 3-4 बार जन्म लेना पड़ता है ना। तो इसलिए क्योंकि बरगद का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसको बनने में लगभग जो 15-20 वर्ष का समय लगता है। तो इसलिए इसने जो मटर के पौधे का चयन किया था। 5वां प्रश्न कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपके आवर्ती। आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वेग बदल जाता है और तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वो हमेशा आभास, ये उल्टा और वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी विद्युत बल्ब में अनुमानतः 220 वोल्ट और 100 वाट का है, इसे 110 वाट पर है जो प्रचालित करते हैं, तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति का मान आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 25 वाट। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन सी युक्ति नहीं है? यानी कि विद्युत हीटर हैं, विद्युत इस्त्री है और विद्युत बल्ब ये है, लेकिन ये विद्युत पंखा जो है ये आपके तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसका उत्तर आपके ये द वाला उत्तर हो जाएगा। उष्माशोषी अभिक्रिया हैं, इसमें से कौन सी उष्माशोषी अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना ये आपके उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये आपके मेथेन हो जाएगा। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से जो वह युगल जो विस्थापन अभिक्रिया को बताता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कॉपर से करवाएंगे, तो ये कॉपर इस सिल्वर को जो प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसका कॉपर नाइट्रेट बनता है, CuNO3 बनता है। वायुमंडल का वह भाग जिसमें ओजोन उपस्थित होती है, तो ओजोन किस में होती है? ओजोन आपके समताप मंडल में होती है। ओजोन को हम O3 से लिखते हैं, जो कि ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है। कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? तो अम्ल जो साबुन की तरह नहीं होते हैं, ये गलत होता है। बाकी स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और इनका pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है, जिसमें कि इकाई के आदान प्रदान होता रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्लेसेंटा। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये आपके फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से या फिर जो वाम हस्त नियम से इसको ज्ञात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और डायफ्राम जो चपटा होता है, चपटा हो जाता है, तो इसमें लिखना है आपको चपटा। भूप्रपटि पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसको खनिज कहते हैं, तत्वों को खनिज कहा जाता है। आवर्त बिंजी या फिर एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसके जननांग कहाँ पे होते हैं? ये पुष्प में अवस्थित होते हैं। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो खाने के सोडे का, यानी कि बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? तो ये आपके खाने का सोडा और टार्टिक अम्ल मिला के इसको बेकिंग सोडा बनाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव ये आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा बनता है। विभवांतर
का माप जिस यंत्र के द्वारा करते हैं वो आपके विभव मापी कहते हैं, इसको विभव मापी कहा जाता है। और विभव मापी जो होता है या इसको वोल्ट मीटर कहते हैं, विभव मापी नहीं वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में इसको जोड़ा जाता है। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग खाद्य ऊर्जा में रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी 1%। 1% भाग उसमें रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में या अपच जैसी स्थिति को निपटने में करते हैं, इसका pH मान कितना होता है, तो 10 होता है। ये जो बहुत ही अम्लीय क्षारीय होता है जो कि पेट की अम्लता दूर करने में काम में लेते हैं। दानविक या सोनोरस धातुएं क्या होती हैं, तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उनको हम दानविक या सोनोरस धातुएं कहते हैं। जैसे पीतल है, पीतल ये आपके एक दानविक ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग। तो इसका उपयोग एक तो एस्टर बनाने में करते हैं, एथेनोइक अम्ल का उपयोग एस्टर बनाने में, सिरका बनाने में, और इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट है मोचक हार्मोन का कार्य क्या है, तो मोचक हार्मोन ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं जिसको हम वृद्धि हार्मोन के रूप में जानते हैं, वृद्धि हार्मोन। तो ये वृद्धि हार्मोन के स्राव को प्रेरित करने का कार्य करता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका उत्तर होता है। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है, तो एक तो लेंस के अपवर्तनांक पे, जो वो पदार्थ होता है वो पदार्थ के अपवर्तनांक पे, दूसरा उनकी वक्रता त्रिज्या पे, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है उस पर भी निर्भर करता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन कोण और आपतन कोण में से किसका मान अधिक होता, तो देखो जो प्रकाश जो विरल से सघन में जाएगा तो इसमें आपतन कोण अधिक होगा, अपवर्तन कोण कम होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आपतन कोण अधिक होगा क्योंकि ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और जब सघन से विरल में जाएंगे तो फिर आपकी अपवर्तन कोण ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही सॉकेट में एक ही समय बहुत सी विद्युत संयंत्रों को संयोजित करने को क्या कहा जाता है, क्या होता है, तो इससे क्या होगा कि परिपथ में जो अतिभारण हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी, इसको हम कहते हैं अतिभारण। नेक्स्ट है ओजोन से ऑक्सीजन किस प्रकार बनती हैं, तो वायुमंडल में उच्च स्तर की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनाती हैं, जो कि O2 से O3 बनाने का कार्य करती हैं। चित्र में आपको पत्ते के अनुप्रस्थ काट का जो चित्र है वो आपको अच्छे से तैयार करना है और फिर आपके ये इंपॉर्टेंट है मानव वर्षण के जो दो कार्य बताइए। एक आपके प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन को समझाना है और प्लाज्मोडियम के बहुविखंडन का चित्र भी बनाना है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता, एक तो प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और ये आभासी बनता है, आभासी बनता है। आभासी के अलावा ये सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से उतना ही दूर बनेगा दर्पण में जितना कि वस्तु जो दर्पण से दूर खड़ी है। फिर आपको ये मिलान करना है तो संतरे में होता है आपके सिट्रिक एसिड, आंवले में होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल और नेटल के डंग में होता है मेथेनोइक और इमली में होता है आपको टार्टरिक अम्ल। 5वां मॉडल पेपर है ये ग्लूकोज के पायरुवेट में विखंडन हो जाता है, तो ये कहाँ पे होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। तो वापस से जो पायरुवेट का विखंडन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उद्दीपन होता है, संवेदी होती है, प्रेरक होता है, फिर आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये इसका क्रम होता है। किस हार्मोन का निर्माण आयोडीन आवश्यक होता है, तो ये आपके हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के लिए आयोडीन होना आवश्यक है। वंशागति की इकाई क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वंशागति की इकाई की जो इकाई होती है वो आपके जीन कहलाता है। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, यानी कि आने वाली किरण 90 डिग्री पे आती है तो जाने वाली भी वापस 90 डिग्री पे ही जाएगी, तो उत्तर हो जाएगा आपके 90 डिग्री। जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग करता है, तो सबसे अधिक जो विचलित होता है उसका नाम है आपके बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो कितना होगा, तो प्रत्येक के मान से कम होगा। 8वें का उत्तर आएगा प्रत्येक के मान से कम। कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें सिल्वर क्लोराइड, ये प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, इसमें एकल बंध पाया जाता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो वह तत्व कौन सा हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कैल्शियम। अपघटकों का कार्य क्या है? तो अपघटकों का कार्य होता है जो पदार्थों का चक्रीकरण करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ये आपके जिप्सम का सूत्र है, ये आपके दावन सोडे का सूत्र है, और ये आपके Na2CO3 ये दावन सोडे का सूत्र है। अमीबा में विखंडन किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा में विखंडन होता है आपके द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दिक् परिवर्तन। क्या होता है? दिक् परिवर्तक। अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थान का है। रुधिर में लाल तरल माध्यम होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, इसको प्लाज्मा कहा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का बना होता है? जी आपके 24 कैरेट का बना होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण में अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन ये लड़कों के यौवनारंभ के समय लक्षणों को नियंत्रित करता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है इसमें अग्निशामक यंत्र में। नेक्स्ट है छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से होती है तो समानुपात दुगुनी होती है, ये दुगुनी होती है। एक विद्युत परिपथ में धारा धातु के तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के होता है, तो ये उसके समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ओजोन है तो ओजोन आपके जो एक घातक विष है, क्या है? ओजोन एक घातक विष, और कार्बन ये ऑक्सीजन का अपरूप भी है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा करते हैं? तो ये विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, लवणों के विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं। पर कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी है? तो ये आपके चतुष्फलकीय है। कैसी है ये? चतुष्फलकीय है। सर्वप्रथम अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किसने और कब किया था? तो फ्रेडरिक वॉलर ने किया था 1828 में, 1828 में वॉलर ने किया था, वॉलर ने। नेक्स्ट है किस हार्मोन में नर का द्वितीयक लक्षण का निर्माण होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपके टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। बीजाणु की चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा आपके ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करती है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो आधी हो जाएगी, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस में होती हैं, इसमें लिखेंगे -5, -10 तो -5। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो पृथककारी तल होता है वहाँ पर इसकी दिशा में विचलन हो जाता है, अपने रास्ते से वो भटक जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा विपरीत कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दिक्सूचक की भुजाओं का में विक्षेपण उल्टी दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट पारिस्थितिक स्तूप क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न जो जैविक अपघटक है उनके खाद्य स्तरों में संबंध होता है जिसको हम एक त्रिभुजाकार स्तर के द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। उत्पादक, शाकाहारी, उपभोक्ता, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस प्रकार से अपघटक ये वाले सारे इसमें प्राकृतिक स्तूप कहलाते हैं। डायग्राम आपको बनाना है, पुष्प के अनुदैर्ध्य का जो काट है उसका आपको चित्र यहाँ पे बना लेना है। फिर इसके बाद में मनुष्य का जो लिंग निर्धारण उसमें आपको इसका चित्र जो अच्छे से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 17, जिसमें आपको यहाँ से आपके ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको लिंग निर्धारण के द्वारा आपको समझाना है। तो इसमें आपने 5 मॉडल पेपर देख लिए। अब हम आपके जो आगे के मॉडल पेपर है 6, 7, 8 और 9, 4 मॉडल पेपर और है, उसको हम एक अलग वीडियो के माध्यम से समझा देंगे, क्योंकि वीडियो जो इसमें आपके लगभग 55 मिनट का हो चुका है। तो आगे की वीडियो में हम आपका जो इसमें 6, 7, 8 और 9 वाले जो मॉडल पेपर है उसको देख लेंगे। उसका पार्ट 2 आपके आने वाला है, उसको आप चैनल पर जाके देख लेना, या फिर उसका लिंक आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप ये जो 50 प्रश्नों का टेस्ट ज़रूर दे देना, वहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।